दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल के प्ले को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है घोस्ट। इस प्ले को लिखा था हेनरिक इब्सन ने। पहले 5-6 मिनट में मैं इसकी समरी समझाऊंगा, उसके बाद इसका 10 मिनट में एनालिसिस करूंगा। मतलब क्यों हम इसको पढ़ते हैं ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे 3 या 4 साल पहले मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें सिर्फ समरी बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि क्यों हम इस प्ले को पढ़ते हैं, इससे हमें क्या वैल्यूज़ मिलती है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। तो इस प्ले की शुरुआत होती है मिसेस एल्विंग नाम की एक लेडी से, जो कि एक मैच्योर लेडी है, अच्छी खासी उम्र है इनकी। ये डिसाइड करती है कि ये अपने हस्बैंड की याद में एक अनाथ आश्रम बनवाएंगी। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इनके हस्बैंड का नाम था कैप्टन एल्विंग। अब दोस्तों, इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होने जा रही है जिसका नाम है पास्टर मैंडर्स। ये बड़े लंबे समय से एल्विंग्स का फैमिली फ्रेंड है। अब इस फैमिली फ्रेंड को मिसेस एल्विंग अपना एक सच बताती है कि मिसेस एल्विंग की जिंदगी कैप्टन एल्विंग के साथ शादी करने के बाद में कैसे बर्बाद हो गई थी। क्योंकि जिस पति की याद में अभी ये एक अनाथ आश्रम बनवा रही है, उस हस्बैंड का बिहेवियर, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो शराब पीता था और भी बहुत सारी बुराइयां थी उसमें। मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसका हस्बैंड इतना ही बुरा था, ये अपने हस्बैंड से इतनी ही परेशान थी, तो क्यों उसकी याद में अनाथ आश्रम बनवा रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये कि भले ही लाखों बुराइयां हों इसके हस्बैंड के कैरेक्टर में, लेकिन वो सारी बुराइयां इसी के सामने थी। मतलब बाहर दुनिया की नज़र में तो इसका हस्बैंड एक सज्जन आदमी था। भले ही इसका हस्बैंड इसके सामने कैसा भी हो, लेकिन इसके हस्बैंड की सोसाइटी में, मार्केट में बहुत इज्जत थी। तो वो इज्जत वैसे की वैसे बनी रहे, इसके लिए ये अनाथ आश्रम बनवा रही है। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि इस लेडी का एक बेटा है ऑसवर्ल्ड नाम का। मिसेस एल्विंग किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि इनका जो बेटा है, इसके फादर की जो बुराइयां थी वो इसमें आ जाए, इसके बेटे ऑसवर्ल्ड में आ जाए। ये नहीं चाहती थी कि कुछ भी मेरे हस्बैंड का मेरे बेटे को मिले। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये अपने घटिया पति की घटिया वेल्थ को एक अनाथ आश्रम बनवाने में लगवा रही है। दोस्तों, ये लेडी अपने पास्ट में, यानी कि अपनी जवानी में, अपने हस्बैंड से इतना परेशान थी कि उसे छोड़ करके इस फैमिली फ्रेंड पास्टर मैंडर्स के पास भाग गई थी। क्योंकि कुछ हद तक ये अपने फैमिली फ्रेंड इस पास्टर मैंडर्स से प्यार भी करती थी। लेकिन पास्टर मैंडर्स ने इसे एडवाइस दी कि आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाइए और उनको यकीन दिलाओ कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। शायद ये चीज़ आपके हस्बैंड को सुधार दे। लेकिन दोस्तों, मरने तक इसका हस्बैंड नहीं सुधरा। उसके इतनी सारी औरतों के साथ अफेयर्स थे। तो कुल मिलाकर ये अपने हस्बैंड के साथ रह तो रही थी, लेकिन उसके साथ खुश नहीं थी। अब ऐसे में अपने 7 साल के बेटे को अपने हस्बैंड की हरकतों से प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया, अपने बेटे ऑसवर्ल्ड को इस देश से ही बाहर भेज दिया। जहां ये रह रही है वहां से बाहर भेज दिया। और खुद बेचारी अपने हस्बैंड के साथ में रह रही थी, इस डर से कि कम्युनिटी में हमारी बदनामी ना हो जाए। अब ये तो हो गई पास्ट की बात। अब चलते हैं प्रेजेंट में। अब दोस्तों, इसका बेटा ऑसवर्ल्ड बड़ा होकर के वापस आया है। लेकिन दोस्तों, इस ऑसवर्ल्ड के सिफिलिस नाम की एक बीमारी है जो विरासत में इसको अपने फादर से मिली है। ये बीमारी दोस्तों सेक्स से रिलेटेड है और सेक्स करने से ही लगती है। अब क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो हूं नहीं, तो मुझे पता नहीं कि ये बीमारी में होता क्या है, लेकिन इतना समझ लो कि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सीरियस बीमारी है। और ऑसवर्ल्ड को ये बीमारी अपने फादर से मिली थी। अब काफी साल तक ये अपने माँ से दूर था और अपने फादर की डेथ के कई सालों बाद ये बड़ा होकर के वापस आया है। और वापस आते ही ये अपने घर की मेड सर्वेंट, यानी कि इनके घर में एक नौकरानी काम करती है रजाइना नाम की, उसके साथ प्रेम में पड़ गया। इसकी माँ मिसेस एल्विंग इसी नौकरानी के साथ रहती थी, इसकी गैर मौजूदगी में, ये रजाइना के साथ में। तो अब ये वापस आया है और रजाइना के साथ प्रेम में पड़ गया। लेकिन एक डार्क ट्रुथ है दोस्तों यहाँ पे, एक काला सच, कि इस घर की ये जो मेड है रजाइना, जिसके साथ ये प्रेम में पड़ा है, ये इसकी सौतेली बहन है। क्योंकि सालों पहले इस घर में एक नौकरानी काम करती थी जोहाना नाम की, उससे ऑसवर्ल्ड के फादर के रिलेशन थे। तो वो जोहाना जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में इन बड़े लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, उस प्रेग्नेंट नौकरानी जोहाना की शादी एक कारपेंटर से करवा दी। उस कारपेंटर का एक पैर नकली था। फिर उसके बाद ये लड़की रजाइना पैदा हुई और आज ये भी इसी घर में काम कर रही है। तो कुल मिलाकर ये ऑसवर्ल्ड की सौतेली बहन है और ये दोनों प्रेम नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस कारपेंटर से उस नौकरानी की शादी करवाई गई थी, उस कारपेंटर का नाम है जैकॉब इंगस्ट्रांड, और उसी ने मिसेस एल्विंग के लिए इस अनाथ आश्रम का काम किया है।
कारपेंटर है, तो उसी ने इस अनाथ आश्रम को बनवाया है। और उसने ये अनाथ आश्रम का काम ख़त्म करने के बाद में ये फैसला किया है कि वो अब इस कारपेंटरी के काम को छोड़ेगा और एक दूसरा काम डालेगा, मतलब जहाज़ के नाविकों के लिए एक हॉस्टल खोलेगा। तो उस काम को सेट करेगा, नए काम को। और ये चाहता है कि इसकी बेटी रजाइना जो है ये एल्विंग्स के यहाँ से मेड वेड का काम छोड़े और इसके साथ में नए काम में हाथ बटाए। लेकिन रजाइना अपने फादर को मना कर देती है कि मैं तो यही काम करूँगी, इसी काम को करने में, इसी घर में काम करने में मुझे प्राउड महसूस होता है। अब दोस्तों, इस कहानी में एक घटना होती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। जिस अनाथ आश्रम को बनवाया गया है उसकी ओपनिंग होने के एक दिन पहले, एक रात पहले, उस अनाथ आश्रम में आग लग जाती है और वो आश्रम जलकर राख हो जाता है। अब जब ये बात सबके सामने आई, ये बात खुली कि रजाइना और ऑसवर्ल्ड दोनों भाई बहन है, तो ये रजाइना तो ये बात जानकर के वहाँ से चली गई, ऑसवर्ल्ड को अकेले दर्द में छोड़कर। मैंने आपको बताया था ऑसवर्ल्ड को एक बीमारी है, तो ये दर्द में है। ऐसे में ये अपनी माँ से बोला, मिसेस एल्विंग से बोला कि इसे अफीम का ओवरडोज दे, जिससे इसे ज़्यादा दर्द ना सहना पड़े और ये आसानी से शांत हो जाए। वो मान तो जाती है, लेकिन वो ये भी तय करती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी वो ऐसा करेगी अपने बेटे के साथ में। अब दोस्तों, इस प्ले की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये दोनों माँ बेटे अकेले होते हैं एक कमरे में। अब मिसेस एल्विंग को ये फैसला करना होता है कि वो क्या करे। अपने बेटे के कहने पर उसे वो गोलियां दे दे, वो गोलियां ढूंढती है, गोलियां दे दे, अफीम का ओवरडोज दे करके उसे मार दे या फिर नहीं। और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। अब आपने जब कहानी ख़त्म कर ली है तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट तो यही है। देखो, हेनरिक इब्सन ने कभी भी अपने प्ले से हमें निराश नहीं किया है। वो ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते थे अपने कैरेक्टर्स का जो आज से पहले, उनके टाइम से पहले किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की थी जिन चीज़ों को। तो ये नाटक हमें क्या सिखाता है? ऊपर से देखने में एक छोटी सी कहानी लगती है, एक फैमिली की कहानी, एक लेडी है जो अपने पास्ट से जूझ रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको पढ़ने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, वैल्यू क्या मिलती है हमें ये नाटक पढ़ने से। ये नाटक हमें सिखाता है कि लोग दुनिया के सामने अपने आप को किस तरह से दिखाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए झूठ का मुखौटा लगाए रखते हैं। जैसे कैप्टन एल्विंग, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो अभी गुजर चुका है, फिलहाल तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने पूरी कम्युनिटी में अपनी इज्जत बना रखी है कि सब उसकी इज्जत करते हैं। जबकि वो सारी ज़िंदगी एक नंबर का अब्यूसिव हस्बैंड था जिसने दारू पी पी कर अपनी बीवी को परेशान कर रखा था। हो सकता है वायलेंस भी करता हो घर में। वो औरत दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बताना तो चाहती थी, लेकिन बता इसलिए नहीं पाई क्योंकि परिवार की इज्जत का सवाल था। इस पूरे नाटक में हमें यह दिखाया जाता है कि दुनिया में लोग अपने दिखावे को बरकरार रखने के लिए किस तरह खुद को इन्वेस्ट करते हैं। 19th सेंचुरी में ये प्रतिष्ठा, ये मॉरल्स इतनी गंदी चीज़ हो गई थी कि पूछो मत। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में एक फैमिली है, ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है। ये फैमिली इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए एक आइडियल फैमिली है उस समय के हिसाब से। अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसे देखकर आम इंसान भी सीखे कि देखो इन लोगों ने किस तरह से अपने डिग्निटी को मेंटेन किया हुआ है। एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थे हेरोल्ड पार्किन, उन्होंने लिखा कि 1780 से 1850 के इस टाइम फ्रेम के बीच में अंग्रेज़ों में इतना ड्रामेटिक चेंज आया था कि ये लोग अब वो क्रूअल हरकतें नहीं करते थे जो इन्होंने सदियों से की थी। थोड़ा संयम रखना सीख गए थे। कुल मिलाकर मॉरलिटी के रास्ते पर चलने लगे थे ये लोग। तो अब आप समझो कि मॉरलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी उस टाइम पर, कि दिखावा कितनी बड़ी चीज़ रही होगी उस समय। अंदर से आप जैसे भी हो, लेकिन ऊपर से आपको ये दिखाना है कि आप बहुत सभ्य हो, आप संयम रखते हो, आप वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करते जो एक सभ्य समाज में रहने वाले नागरिक को परमिशन नहीं होती। तो इस प्ले में भी आप देखना, एक बार मिसेस एल्विंग अपना घर छोड़कर चली गई थी। ये जो प्रीस्ट था ना मेंडर्स, इसके पास में, मैंने आपको बताया था स्टोरी के अंदर कि ये मेंडर्स के पास में चली गई थी। मतलब ये अपने हस्बैंड से शुरुआती दिनों में इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये मेंडर्स के पास में गई। तो मेंडर्स ने इसको क्या सलाह दी कि आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने हस्बैंड के पास में वापस जाएं, क्योंकि इससे आपकी फैमिली की इज्जत खराब होगी। इस बंदे मेंडर्स को आज भी इस बात पर गर्व है कि इसने एकदम सही सलाह दी थी इस लेडी को।
ये बंदा ऐसा मानता है कि उसी सलाह की वजह से आज ये लेडी इतनी सही हो गई है कि अपने पति की याद में एक अनाथ आश्रम बनवा रही है। लेकिन एक्चुअली इस बंदे मेंडर्स के लिए ऐसी सलाह देना इसलिए आसान था क्योंकि ये खुद उस अब्यूसिव इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी भर नहीं रहा था। इसको वो सब सहना नहीं पड़ा था जो इस लेडी ने सहा है। ये चीज़ हमें दिखाती है कि इस मॉरलिटी की आड़ में न जाने उस समय लोगों के घरों के बंद दरवाज़ों के पीछे कैसे कैसे कांड हो रहे थे, और बाहर के लोग उस वक्त की पीड़ित औरतों को सपोर्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पूरी सच्चाई पता नहीं होती थी कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। इब्सन सारी जिंदगी अपने प्लेज में यही तो बोलते रहे कि ये प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन ये आपको धोखा दे सकते हैं, बाहर की दुनिया को धोखा दे सकते हैं। बाहर से देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बड़ा मॉरल है, हम तो इसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपको सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस दिखाई देती है। आप उसे उतना ही देख पाते हो जितना वो इंसान आपको दिखाना चाहता है। अंदर से एक घर के हालात तब समझोगे जब आप उस घर में जाकर रहोगे उन लोगों के बीच में। तो ऊपर ऊपर से इस प्रीस्ट मेंडर्स ने जजमेंट दे रहा है कि इस लेडी ने ऑसवर्ल्ड को यानी इस घर के बेटे को इतनी कम उम्र में इस घर से दूर भेजकर उसके साथ में भी गलत किया। लेकिन एक बार आप उसकी जगह खुद को रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि अपने बच्चे को ये दूर भेजे, बल्कि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि इसका बच्चा अपने फादर के इन्फ्लुएंस में आए, मतलब अपने फादर की कोई भी गलत आदत को पकड़े। यही वजह है कि ये लेडी छुट्टियों में भी अपने बेटे को अपने घर नहीं आने देती थी। जब इसका हस्बैंड मरा तभी जाकर इसने अपने बेटे को घर बुलाया। तो इस तरह 19th सेंचुरी की जो मॉरलिटी थी ये बड़ी डेंजरस चीज़ थी बंद दरवाज़ों के पीछे। और सबसे दुख की बात तो ये कि मिसेस एर्विंग जो ये सब अपनी मतलब लाइफ में झेल रही है, वो भी ऐसे लोगों को मदद करती थी इस मॉरलिटी को बनाए रखने के लिए। वो अपने पति की गिरी से गिरी हरकतों को दिखाने के लिए उस प्रीस्ट मेंडर्स को बोलती है कि लेवल दिखाती है। उसने बताया कि इस आदमी ने अपने घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा। तो इस तरह से इब्सन हमें यही बताना चाहते हैं कि रेपुटेशन नाम की ये जो चीज़ है इसको ओवर वैल्यू देना ठीक नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको पता होनी चाहिए इस प्ले को पढ़ते वक्त। अब दूसरी चीज़ जो ये प्ले हमें सिखाता है वो ये है कि ये सोसाइटी इकोनॉमिक सक्सेस को यानी पैसे वाला होने को बड़ी वैल्यू देती है। यानी आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पैसे वाले हो। ये सोसाइटी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की इस अंधी दौड़ में डालकर एक ग्रीडी लाइफ जीने के लिए बढ़ावा देती है। कैसे? जैसे वो लड़की रेजिन, आपको पता होगा इनके घर में एक नौकरानी है रेजिन। क्या आपको लगता है कि वो सच में ऑसवर्ल्ड, इस घर के लड़के ऑसवर्ल्ड से प्यार करती थी? अरे जाओ, वो एक्चुअली इससे प्यार नहीं करती थी। उसको इंटरेस्ट था इस फैमिली की प्रॉपर्टी में, पैसे में। एक सिफिलिस नाम की बीमारी है और ये इसका सौतेला भाई है। तो इसको पता चल गया कि अब मेरी इसके साथ में शादी संभव नहीं है। तो क्यों? इस सच को जानने के बाद में ये लड़की तुरंत इस फैमिली को छोड़कर चली गई। पहले तो इसका कारपेंटर बाप इसको कई बार लेने आया था, तब तो ये नहीं गई। इस सच को जानने के बाद में ही क्यों चली गई? वो तब भी तो इस फैमिली के साथ में रह सकती थी। जब पता चला कि शादी नहीं हो सकती तो तुरंत कट ली। इसका ये जो पैसे को लेकर मकसद था ये तो इसी बात से साफ हो गया जब ये कहती है कि एक गरीब लड़की जब तक जवान होती है उसी बीच में उसको एक पैसे वाले घर में सेटल हो जाना चाहिए। इस मामले में इमोशनल होना बेवकूफ़ी होगी। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि सोसाइटी आपकी खुशी को इस बात से तय करती है कि आप कितने पैसे वाले हो। तो ये दूसरी चीज़ थी जो ये प्ले हमें सिखाता है। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जिसको जाने बिना आप इस प्ले को समझ नहीं सकते, वो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ्स में जिनसे हम चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपने नोट किया इस प्ले का नाम घोस्ट क्यों है? क्या इस प्ले में भूत वूत आते हैं? नहीं। इस प्ले में ये जो भूत है ये कौन है? ये घोस्ट कौन है? अगर मैं कहूँ ये लड़का ऑसवर्ल्ड, इस घर का बेटा ऑसवर्ल्ड ही भूत है, घोस्ट है, तो क्या आप मानोगे? यही तो मेन आइडिया है इस प्ले का कि आपका गुजरा हुआ समय आपके प्रेजेंट को प्रभावित करता है। कैसे ना कैसे हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। इस लेडी ने इस उम्मीद में अपनी औलाद को अपने घर से दूर भेजा था कि इसके बाप की हरकतें इसमें नहीं आनी चाहिए।
कुछ भी करना पड़े मैं इस लड़के को इसके अय्याश भाव जैसा नहीं बनने दूंगी। इसने फैसला किया था, सारी जिंदगी इकलौते बेटे को घर से दूर रखा, छुट्टियों में भी घर में वापस नहीं आने देती थी जैसा मैंने बताया। आखिर जब पति निपट लिया, मतलब सिफिलिस नाम की बीमारी से मर गया, तब जाकर इसने अपने बेटे को घर बुलवाया। अब जब बेटा घर आया तो लेडी को पता चला कि बेटे को भी सिफिलिस है, आज नहीं तो कल ये भी मर जाएगा और लास्ट स्टेज में। अब कमाल की बात यह कि सिफिलिस ऐसी बीमारी थी जो अलग अलग इंसानों के साथ सेक्स करने से फैलती थी। मतलब ये बीमारी जो है ये सेक्स करने से फैलती थी। थोड़ा इस बीमारी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक टाइम था जब लोग शिप्स में अलग अलग जगह पर जाते थे तो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह मिलती थी, उनके साथ में सेक्स करते थे। तो ऐसे ही ये बीमारी फैली एक से दूसरे में। ये बीमारी ऐसे ही फैलती है, आप ध्यान देना, ये बीमारी ऐसे ही फैलती है। ये बीमारी विरासत में नहीं मिलती है कि बाप से बेटे में चली गई। तो जब इस लेडी को ये बात पता चली कि इस लड़के को भी सिफिलिस है और ये बीमारी विरासत में नहीं मिलती, तो ये समझ गई कि कुछ दर्दनाक इतिहास ऐसे होते हैं जिनसे कितना भी बचने की कोशिश कर लो बच नहीं सकते। ये लड़का भी अपने बाप का इतिहास दोहरा रहा है। ये लड़का मिसेस इरविंग की ज़िंदगी में एक और घोस्ट है, एक और भूत है जो दोबारा लौट कर आया है। पहले उसका पति एक घोस्ट था, फिर इसका बेटा एक घोस्ट बन गया। उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि वो और उसका बेटा कैप्टन की मौत के बाद में एकदम फ्री हो गए हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बेटा भी अपनी नौकरानी के साथ में संबंध बना रहा है, जैसा कि उसके बाप ने किया था किसी ज़माने में, तो वो खुद इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे बचा नहीं जा सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो भूत आने वाली पीढ़ियों में उभर उभर कर आते हैं। भले ही वो आदमी अपनी बीमारी इस लड़के को विरासत में नहीं देकर गया था, लेकिन अपनी बुरी आदतें ज़रूर इसको विरासत में देकर गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये नाटक इस एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आया है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्ले का मेन आइडिया भी समझ में आ गया होगा, समरी के साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।